हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह जीके, जो कि आप सबके लिए यहाँ पर ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर मैं आपको 20 प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन उनमें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चर्चा में रही मास्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग हर एक प्रश्न को देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आरजे जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया मलेरिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ड्रीम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर सन 2021 को जो है WHO ने जो है इस वैक्सीन को मान्यता दी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। अभी करंट का ये क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला जो है नीलमणि फूकन जूनियर। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हें जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात करें दोस्तों, और यहाँ पर नीलमणि फूकन जूनियर को ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और दूसरे आते हैं आपके दामोदर। ठीक है, दामोदर मौजो यहाँ पर आपके 97 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को बताया है, ये चीज यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखिए। भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, जिसे हम लोग कह सकते हैं BPCL। ठीक है, तो आपका यहाँ पर BPCL, आप सभी लोग ध्यान रखिए, एक महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल जो कंपनी है, वो 500 कंपनी ने जो है भाभा परमाणु अनुसंधान, जिसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों शॉर्टकट में BRC के नाम के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर BARC जितने भी लोगों ने बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत कौन से सबसे अधिक प्रभावित देश है? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ट्रू कॉलर की बात कर रहा है। ट्रू कॉलर द्वारा जो नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत कौन से सबसे अधिक प्रभावित देश में है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपका राइट जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G20 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है? जी हाँ दोस्तों, G20 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 1.5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, G20 के नेताओं ने। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। किस देश की संसद द्वारा जो है इच्छा मृत्यु की इजाजत देने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 4 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुर्तगाल देश ने जो है संसद द्वारा इच्छा मृत्यु की इजाजत देने वाला विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, यदि
इच्छा मृत्यु की इजाजत देने वाला विधेयक पारित पुर्तगाल में ही किया गया है। इसके अलावा भी कुछ देश और हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मान्यता पूर्ण रूप से प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय के पास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपातों पर एक प्रबल केंद्र था। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पशुपत संप्रदाय के लोग जो है हाथ में लगुद, जिसे हम लोग कहते हैं आज के समय में दंड, ठीक है, दंडा इसे भी कह सकते हैं, ये धारण करते थे। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, पशुपत समुदाय के लोग हाथ में लगुद दंड धारण करते थे, जो एक प्रकार से शिव का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ मथुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपातों का एक प्रबल केंद्र था जो कि मथुरा में था, और मैंने आपको बताया कि पशुपात लोग अपने गले में दंड धारण करके चलते थे। अगला प्रश्न आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को बताया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो कौन है? वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? सन 1717 ईस्वी की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, 10 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोगों ने बताया है फर्रुख हसियर, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्रुख हसियर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 टे मेहताब घर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से। 18वीं सदी में जो है पूर्वोत्तर में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? बताइए, 18वीं सदी की बात कर रहा है, तो बंगाल के जो नवाब थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो निम्नलिखित में से यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मुर्शिदाबाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुर्शिदाबाद आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत में जल का सबसे अधिक अवशोषण होता है। तो आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। वर्ष सन 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत महात्मा गांधी के अध्यक्ष में चुना गया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों आरबीसी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है आपका योग से, योग। तो जितने भी लोगों ने योग बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि वैक्स अवस्था में जब आरबीसी का निर्माण होता है तो वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी आप सभी लोग जानते होंगे कि कोशिका विभाजन जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है
अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये लार ग्रंथि जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैरा थायराइड ग्रंथि ये सब चीजें शामिल है, ना कि लार ग्रंथियां। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिए कि ऐसी ग्रंथियां जो जिसे वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जिनमें जो है वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं और हार्मोन्स को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से जो है शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। उदाहरण के लिए जैसे आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए कि उदाहरण में जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इन ग्रंथियों में जो है एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने एंडोस्पर्म बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने एंडोस्पर्म बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए एंडोस्पर्म जो है ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंडोस्पर्म। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ जो है अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर दूसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। जो है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि चमगादड़ जो है अपने मार्ग में जो अवरोधक होते हैं उनकी पहचान पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और चमगादड़ जो होता है इन पराश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करता है और इसके परावर्तन के पश्चात जो है वो मार्ग के अवरोधों का पता लगा लेता है। ठीक है, तो चमगादड़ बहुत ही विचित्र जीव है। आप सभी लोग इसे के बारे में जानते होंगे कि ये जब भी पेड़ों पर लटकता है, पेड़ों पर रहता है, तो ये उल्टा लटकता है, ना कि सीधा नहीं बैठता है। जैसे और भी सारे और भी पक्षियां बैठती हैं जब पेड़ों पर, तो वो डाल के ऊपर बैठती हैं, लेकिन ये उल्टा लटकता है क्योंकि इसके शरीर का जो वजन होता है, ठीक है, वो उसके पैरों से बहुत ज्यादा हल्का होता है, बहुत ज्यादा, जैसे उसका जो पैर होता है, ठीक है, उसके शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए वो पैरों पर अपने शरीर का भार नहीं ले पाता है, इसीलिए यह उल्टा लटकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, स्टार्ट की करना लीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न में आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर 1 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठोस। ठीक है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हार्मुज जलसंधि किसको आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों हार्मुज जलसंधि जो है यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है फारस की खाड़ी व ओमेन की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हार्मुज जलसंधि जो है फारस की खाड़ी व ओमेन की खाड़ी इन सबको जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आप सबकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, जिसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे ही ये क्लास खत्म हो आप लोग जाइए उस क्लास को भी अटेंड करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आप सबकी जो क्लास चलने वाली है उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जापान के
डेट्रायट के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 को नगोया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जापान के डेट्रायट के नाम से जो है कौन सा नगर जाना जाता है? तो नगोया यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की एक क्लास आप सभी की इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरे फोकस के साथ कंसंट्रेट होकर आज की इस क्लास को अटेंड किया होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सबको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।